हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे और जब हम जो हमारे द्वारा कंटेंट डिलीवर हो रहा है आपको उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। बेटा, हमारे लेक्चर के सीरीज में कुछ कमेंट बीच में आते हैं और मैं उन सब कमेंट को आपको पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो इस बार भी मैं वही कमेंट दोबारा पढ़ रहा हूँ। एक बार देख लीजिए किसने क्या कमेंट किया है। बेटा शिवा यादव शिवा ये लिख रहे हैं, सर राइटिंग अच्छी नहीं है। बेटा ठीक है, अगली बार से हम अच्छी कर लेंगे। पंकज कुमार बोले वेरी 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 नाइस सर। पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद यादव शिवा गुड सर बोले, थैंक यू। इसके बाद पंकज कुमार ने इन जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनके आंसर बताए हैं, थैंक यू भाई। मीरा गौतम बोल रही है, वाह वाह सर, वेरी गुड, थैंक यू मीरा गौतम। उसके बाद एक हमारे ग्रुप में मैं कह सकते हैं कि हमारे साथ एक जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं वो बहुत बड़े शायर हैं। कुछ शायरी लिखी है आप सबके लिए, नहीं वो मेरे लिए लिखी है मुझे लग रहा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। राजेश निषाद 8301 इनकी आईडी है और इन्होंने लिखा है कि जीवन की राह दिखाई आपने, मंजिल तक पहुंचाया आपने, देखकर आपने हमें अनमोल ज्ञान, एक सफल इंसान बनाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लेकिन शायरी आपकी अच्छी लगी लेकिन ओवर हाइप थी। मुझे लग रहा है आपने मेरी ज्यादा तारीफ कर दी है, ठीक है ना, जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। थैंक यू, लेकिन आपने मेरे लिए अच्छा लिखा, अच्छा सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए, डाउट हो पूछते रहिए। चलिए यादव जी यादव जी ने बोला है सर, लाइक किया है, थैंक यू। सूरज निशा ने बोला गुड सर, थैंक यू। काजल ने लाइक किया, थैंक यू। प्रियांशु पाल ने लाइक किया, वेरी नाइस, थैंक यू। जितेंद्र पाल ने कहा सही है सर, ऐसे न्यूमेरिकल कराते। बेटा हम ऐसे ही न्यूमेरिकल कराते रहेंगे धड़ाके से क्लास के अंदर, तुम टेंशन मत लो। डॉक्टर बीके ललित कुमार, थैंक यू। मुस्कान ने जो क्वेश्चंस बताए गए थे उनके उन्होंने आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। इसके बाद मीरा गौतम ने फिर से लाइक किया है, आया राजपूत ने फिर से लाइक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए बेटा हम अगली सीरीज में अपने स्टार्ट करते हैं कि ये सब मैंने शुरू कर दिया था। और हमने आपको जो पढ़ाया था अभी तक, हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको मोलरता पढ़ा ली थी, मोललता पढ़ा दी थी, ठीक है ना। बेटा मोलरता क्या थी, हमने बोला था कि जो मोलरता होता है ना, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। मोललता क्या होती है, स्मॉल एम। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो जनरली हमें समझ में नहीं आता है, हमारे बोर्ड्स में कभी कभी उसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और वो होता है हमारा नॉर्मलता, ठीक है ना। वो क्या होता है बेटा, नॉर्मलता। अब जब हम नॉर्मलता के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन है कि नॉर्मलता क्या होता है। बेटा नॉर्मलता होता क्या है, देखो आपको मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताता हूं कि नॉर्मलता का वर्ड यहाँ पर यूज क्यों किया जा रहा है। बेटा अगर हम मोलरता निकालते हैं तो मोलरता में क्या होता है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलों की मोलों की संख्या, वो टोटल बोल दिया, ठीक है ना। अब नॉर्मलता क्या बोलती है, नॉर्मलता का सीधा सा मतलब होता है कि 1 लीटर विलियन में कितने मोल रिएक्शन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि 1 लीटर विलियन में मोल तो बहुत है लेकिन उसमें से कितने मोल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जो उसका जो यूज कर रहे हैं ना वो उसकी नॉर्मलता कहलाएगी, ठीक है ना, समझ गए। इसके बाद अगला बेटा टॉपिक क्या है हमारा, कि नॉर्मलता मैंने लिख दी है, इसकी डेफिनेशन आप देखिए। पहले हमने क्या लिखा है कि किसी विलयन के 1 लीटर, लिखा आपको, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। बेटा ये आपको डेफिनेशन ऐसे ही रटना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने एक जनरल सा फॉर्मूला आपको क्या बताया, नॉर्मलता इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट और अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ बेटा जो इक्विवेलेंट वेट है ना, ये आपका तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार। और सबसे बड़ी समस्या बेटा यही होती है कि इन्हीं को तुल्यांकी भार निकालने, यही तुल्यांकी भार जो निकाला जाता है बेटा, यही निकालना सबसे टफ होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, तुल्यांकी भार क्या होता है कि जैसे अब कैसे निकालते हैं उसको हम बाद में बताता हूं। यहाँ पर इसका एक शॉर्ट 2 फॉर्मूले, एक होता है एन फैक्टर, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन फैक्टर। होता क्या है बेटा, ये कुछ समझ में तुमको नहीं आ रही, मैं फिर से कह रहा हूँ, सिंपल आप एक ये फॉर्मूला, ये इसका डेफिनेशन रखिए पहले, ठीक है ना। एक मेन फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है, वेट इंटू 1000
अपॉन तुल्यांकी भार इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, इसके बाद अगर आपसे हम ये कह दें कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या है, ठीक है ना, तो बेटा नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू एन फैक्टर, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू एन फैक्टर। बेटा इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इसी पर हम पूरी बात करेंगे पहले भी। नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू एन फैक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि एन फैक्टर होता क्या है, सबसे बड़ी चीज तो ये है। ठीक, अब पहले यहां देखो क्या लिखा है, मैंने एक शॉर्ट कट में लिख दिया है कि मोलरिटी जो मोलरता होती है वो बताती है, मोल को बताती है, ठीक है ना, कि कितने मोल उसमें घुले हुए हैं। नॉर्मलता क्या बताती है, नॉर्मलता रिएक्शन में इफेक्टिव मोल, कितने मोल प्रभावी हैं, ठीक है ना, उसको बताती है। बेटा मैं सिंपल कह रहा हूं कि आपके पास 100 दोस्त हैं, ठीक है ना, और 100 दोस्तों में से कितने दोस्त आपके काम के लायक हैं, ठीक है ना, वो दोस्त की कहलाएगी, वो उसकी नॉर्मलता। और 100 के 100 क्या होंगे, मोलरता। सिंपल, कोई दिक्कत। चलिए अब बेटा हम सबसे पहले नॉर्मलता बताना चाह रहा हूं आपको कि नॉर्मलता पढ़ा जाए तो नॉर्मलता का मेन फॉर्मूला होगा वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मैं गलत बोल दिया सॉरी, वेट इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार इंटू कैपिटल वेट। बेटा सबसे बड़ी समस्या यहीं पर होती है कि नॉर्मलता को सॉल्व करने के लिए तुल्यांकी भार कैलकुलेट कैसे करें। अगर आप तुल्यांकी भार को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, नॉर्मलता अपने आप निकल रही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं फटाफट इसको रफ करता हूं, फटाफट इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। देखिए देखिए बेटा हम अभी बात करते हैं कि जैसे अभी नॉर्मलता का सिंपल एक फॉर्मूला बताया, वेट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। ठीक, ये नॉर्मलता का मेन फॉर्मूला है। ठीक, अब बेटा अगर मुझे किसी का इक्विवेलेंट यहां पर लिख दे रहा हूं, जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो हमारा होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ठीक बेटा, अगर तुमको निकालना है तुल्यांकी भार तो सिंपल फॉर्मूला पहले आप क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। फिर से समझो बेटा, नॉर्मलता क्या होती है कि वेट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू जो बेटा होता है वो विलायक का भार होता है। अगर आपको तुल्यांकी भार पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा। तो सिंपल याद रखना, तुल्यांकी भार का सिंपल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, अणुभार अपॉन एन फैक्टर। क्वेश्चन तो ये है कि भाई ये एन फैक्टर किस चीज का नाम है, और एन फैक्टर को हम इतनी कठिन चीज आपको लग रही है कैसे कैलकुलेट करें। बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर थोड़ा सा बेसिक्स आपको आ रहा है आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल समझो बेटा, एन फैक्टर बताता क्या है, एन फैक्टर तुम्हें ये बताता है कि किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या, हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगी, एन फैक्टर। अगर वो अम्ल होगा, मान लो अगर वो क्षार होगा तो क्षार में बेटा OH होता है, तो OH आयन की संख्या, क्षार में OH आयन की संख्या। बेटा अगर सॉल्ट होगा, सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग लवण, ठीक है ना, तो लवण में क्या होगा, लवण में कुल प्लस या माइनस आवेश, ठीक है ना। ये एन फैक्टर होते हैं, मैं करके दिखाता हूं आपको, ऐसा नहीं कि मैं रैंडम सा बता रहा हूं, ठीक है ना।
बेटा जैसे सिंपल आप याद रखो कि आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया H2SO4, H2SO4 दिखा बेटा, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, आपको पता ये अम्ल है। मोस्टली अगर हम तुल्यांकी भार के बारे में बात करें तो बेटा हम कई तरीके से एलिमेंट का निकालते हैं, रॉक रिएक्शन में यूज होने वाली चीजों को निकालते हैं, मेटल में निकालते हैं, मेटल ऑक्साइड में तुल्यांकी भार निकलता है, मेटल के हाइड्राइड में निकलता है। सबसे बड़ी बात है बेटा आपके सिलेबस में इतना सब वास्ट नहीं पूछ जाएगा, ये क्लास 11th में आपको बता दिया गया, लेकिन जहां तक क्वेश्चन आएंगे तो वहां तक आपको पूरा 100% कवर करके दूंगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर जब H2SO4 आपको दे रखा है तो अगर तुम्हें अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो बेसिक सा तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या लिखा आपके सामने, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो बताओ H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा, मैंने इसलिए बेसिक क्लास कराई थी। मॉलिक्यूलर वेट जो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 98 होता है, ठीक। अब क्वेश्चन है कि H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा। एन फैक्टर सिंपल बताओ, कितने एच यहाँ पर हैं, 2 एच है ना, जितने एच उतने एन फैक्टर, वही तो बताया, जितने एच प्लस आयन दे सकता है उतने ही आपके एन फैक्टर होंगे। क्लियर, समझ गए। चलिए तो मैं सही से लिख दे रहा हूं आपको फैक्टर। अब जब ये एन फैक्टर होगा तो आप यहां पर इसमें 2 आयन दे रहे हैं तो यहां पर इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 98 अपॉन 2, तो बेटा 49 इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट रखो और एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है बेटा, एन फैक्टर अम्ल में कितने आयन है वो देख लो, मतलब H प्लस, अगर अम्ल होगा तो H प्लस कितने होंगे, क्षार होगा तो H कैसे होंगे, और साल्ट होगा तो उसमें कुल डबल कितने, कुल प्लस या माइनस कितने होंगे, ठीक है ना। जैसे इसे हम आपके सामने एक और दे रहा हूं NaOH, बेटा NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सही, वेरी गुड, 40 होता है। अगर ये 40 हो गया तो आप मुझे बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा। तो कितने OH यहां पर है, क्योंकि यहां पर OH आ गया, ये एक तुम्हारा क्षार है, ये तुम्हारा क्षार है, तो कितने OH है बेटा, एक OH है, तो 40 अपॉन एक कितना आ जाएगा, इसका तुल्यांकी भार 40 ही होगा। क्लियर, समझ में आया। जैसे एक क्वेश्चन और मैं यहीं पर करके दिखा देता हूं, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। तो अब आप मुझे बताओ कि इसका इसका बेटा इसका तो होमवर्क रहेगा आपको, ठीक है ना, कि इसका इक्विवेलेंट किसका, मैं होमवर्क आ जाएगा यहाँ पर, एक आप निकाल के दिखाना है HCl का, आपको निकाल के दिखाना है CH3COOH का, ठीक है ना, और आपको निकालना है Na2CO3 का, ठीक है ना। ये सारे आपको मैंने दे दिए, एक आपको तुल्यांकी भार आपको निकालना है, और अगर आपको निकालने का मूड हो तो KCl निकाल देना। बेटा आपको फिर से कह रहा हूं तुल्यांकी भार कोई बहुत बड़ी चीज आपकी नहीं है। जैसे मैं आपका एक यहाँ पर और तुल्यांकी भार निकाल के दिखा दे रहा हूं, NaCl। बेटा अभी NaCl क्या है, आपका लवण है, ठीक, एक प्रकार का सॉल्ट है, ये नमक का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट में कुल प्लस या धनायन आयन होना चाहिए, इसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें आप बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखो तो 58.5 होता है, ठीक। अगर इसको तोड़ोगे तो ये 2 पॉइंट्स पे टूटेगा, ये Na प्लस और प्लस का Cl माइनस। अगर धनायन की संख्या देखें तो यहाँ धनायन की संख्या कितनी, 1 है, यहाँ कितनी है, 1। तो चाहे आप ऋणायन की संख्या कुल लिख दो चाहे धनायन की संख्या कुल लिख दो, तो आप चाहो इसके नीचे 1 लिख दो, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 58.5, ठीक है ना बेटा। ये क्या हुआ, इसका तुल्यांकी भार, सिंपल, ये एक आपकी ट्रिक है, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो तुल्यांकी भार निकालने का सिंपल तरीका मेरे साथ समझो, पहले मैं आराम से बोल रहा हूं, एक एक वर्ड कीवर्ड समझिए, फिर आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसी चीज को फिर से करके दिखा देता हूं ताकि समझ में आ जाए। बेटा किसी का तुल्यांकी भार आपको निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, जिस भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना है उसका फॉर्मूला दिया होगा, हो सकता है वो फॉर्मूला अम्ल हो सकता है, वो फॉर्मूला क्षार हो सकता है, वो फॉर्मूला लवण हो सकता है, ये तीनों में से आपसे पूछेगा। अगर कोई अम्ल होगा, ठीक है ना, तो उसमें देखिए कितने H निकल रहे हैं, उसमें से कितने H निकल सकते हैं। जैसे H2SO4 में 2 H निकल सकते हैं, HCl में 1 H निकल सकता है, ठीक है ना, CH3COOH में 1 H निकल सकता है, S3PO4 में 3 H निकल सकते हैं। तो आप ये देखिए कितने H निकल सकते हैं, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा,
ठीक है, अम्ल के केस में। अगर क्षार है तो ये देखिए क्षार में कितने OH निकल सकते हैं। जैसे मानो NaOH, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं NaOH, तो NaOH में कितने OH है? OH का मतलब क्षार, जहां OH आ जाए मतलब क्षार है, जहां H आ जाए मतलब वो अम्ल है। तो OH कितने निकल सकते हैं आपके? उसमें आपके OH निकलेगा एक, NaOH में एक OH निकलेगा, इसका मतलब वो क्षार आपका है एक। ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद अगर मैं और आपको बात बताऊं कि कितने OH, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, उसमें कितने OH निकलेंगे? दो। तो पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकालिए और उसके जो OH जितने निकल रहे इतने H निकल, उससे डिवाइड कर दीजिए। मानो दोनों में से आपका लवण दे रखा है, तो उसको तोड़ोगे तो दोनों में से कितना धनायन है कितना ऋणायन है, उनमें से किसी एक को से डिवाइड कर दो, बस सिंपल। एक बार चीजों को मैं फिर से रिकॉल कराता हूं ताकि आपको नॉर्मलिटी समझ में आ जाए। बेटा फिर से मिटा दे रहा हूं। हमने बेटा ये बोला सिंपल कि जैसे मान लो H2SO4 है, ठीक है ना, इसके बाद NaOH है, इसके बाद NaCl है। सिंपल इसके तुल्यांक की भार निकालने। बेटा देखो आपको ये पता होगा कि ये अम्ल है आपका और ये आपका क्षार है और ये आपका लवण है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है और ये आपका लवण है, ठीक है ना। बेटा अम्ल में किसको देखते हैं? अम्ल में देखते हैं H+ आयन को। क्षार में किसको देखते हैं? OH- आयन को। लवण में प्लस को देखेंगे और या फिर कितने माइनस है उनको देखेंगे। बस सिंपल। तो कहीं तो यही चीज तो बता रहा हूं बेटा आपको कि इनके मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, कितने आयन कितने H निकल, उसको सिर्फ डिवाइड करना है, बस सिंपल डिवाइड करना है, आंसर आएगा। क्लियर। कितने OH यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड करिए। सिंपल तो बताया मैंने कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। क्लियर। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन अभी दे दिए थे। HCl का निकाल के लाना है, NO2 CO3 का निकाल लेना है आपको, CH3COOH का आपको निकाल लेना है, CaOH का होल ट्वाइस का निकाल लेना है बेटा आपको। और इतने ही आप निकालिएगा, ज्यादा नहीं निकालना, इतने ही सारे हो जाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है ना। अब बेटा ये सब चीजें हो गई हैं। अगर अब आपसे हम ये कहें कि तुल्यांकी भार क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि तुल्यांकी भार का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने मोल इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बेटा मैं जब आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो होता क्या है कि हम कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे जिससे आपको सोच समझने में हेल्प आए, और उसका आप गलत मतलब मत निकालिए, वो आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का है, ठीक है ना। अब उस लड़के, अभी आपके क्लास का एक लड़का है, ठीक है ना। अब क्या है कि वो थोड़ा अजीब टाइप से लड़का है। अब उस लड़के के जिंदगी में कई लड़कियां हैं, ठीक है ना, 5 लड़कियां 6 लड़कियां 7, कई लड़कियां हैं, ठीक है ना। अब वो टोटल लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां हैं, इसका मतलब जो अगर वो टोटल लड़कियां मोल बन जाए तो मोलरिटी कहलाएगी। लेकिन अब कहा जाए उस पूरी उसके लाइफ में उन 5 लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की ऐसी है जो उसके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट। वो एक लड़की की वजह से हमेशा परेशान रहता है, रोता है, घूमता है अवैध तरीके से, शराब पीता। बाकी 4 लड़कियां इंपैक्ट नहीं डाल रही, वो इफेक्टिवली इंपैक्ट डाल रही है। इसका मतलब वो जो वहां पर होगा वो तुल्यांकी भार होगा, समझ गए? तुल्य सॉरी नॉर्मलता कहलाएगी वहां पर। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन में जितने मोल होते हैं वहां पर हम मोलरता निकालते हैं, और किसी रिएक्शन में कितने मोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, उसकी हम उसको नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है ना। समझ गए? क्लियर। तो बेटा फिर से एक बार रिकॉल करो, आज मैं ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं ले रहा हूं, आपको सिर्फ नॉर्मलता बताना है बस। अब बेटा अगर मान लो आपको नॉर्मलता निकालने का मूड नहीं है, झंझट हो रहा है यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये कोई दिक्कत नहीं, सिंपल याद रखिए एक रिलेशन मैंने अभी बोला कि जो नॉर्मलता होता है वो नॉर्मलता मोलरता इंटू एन फैक्टर, मोलरता इंटू एन फैक्टर लिखा था आपके सामने। मानो आपको नॉर्मलता नहीं निकालना, मत निकालो, तो आपको क्या करना है, नॉर्मलता दे रखी है तो आप क्या करेंगे, मोलरता इंटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा एन फैक्टर में आपका पीछा नहीं छूटेगा, एन फैक्टर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। क्लियर। तो मोलरता को एन फैक्टर से रिप्रेजेंट करो। जैसे मानो मैं सिंपल कह दूं इसको बिठा करके क्वेश्चन में, मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसका एक स्क्रीनशॉट लो बेटा, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊंगा अभी नेक्स्ट सेशन में अपने। जैसे मानो आपके सामने मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैं कह रहा हूं किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मोलरता है, ठीक है ना, किसी
विलयन में H2SO4 की मोलरता 0.2 मोलर है, ठीक। तो नॉर्मलता क्या होगी, बेटा सिंपल, अगर आपको मोलरता है दे रखी है तो नॉर्मलता का मेन फॉर्मूला कौन सा होता है, मोलरता इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता कितनी है आपकी 0.2 इंटू एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर H2SO4 का मैंने अभी निकाल के बताया, H2SO4 का एन फैक्टर, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे 49 आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 2 इंटू 49, 0.2 इंटू 49, 2 से गुणा करोगे 9.8 इसकी नॉर्मलता आएगी, ठीक है ना। मानो बेटा अगर आपको नॉर्मलता दे रखी है, नॉर्मेलिटी दे रखी है, ठीक है ना, तो मोलरता कैसे निकालना पड़ेगा, तो अब नॉर्मलता को एन फैक्टर से आपको डिवाइड कर दो तो उसकी आपकी मोलरता निकल आएगी, क्लियर। तो ये समझ में आया बेटा। चलिए अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जो मैं यहाँ पर कवर कर दे रहा हूं, मैं उसको यहीं पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलिए, तो ये कह रहा था कि अगर मैं बेटा एक सिंपल, 2 टर्म्स बचे हैं, एक टर्म्स में नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। सिंपल बेटा ये है कि एक फॉर्मलता वर्ड लिखवाया था मैंने, फॉर्मलता, ठीक बेटा। सिंपल याद रखो, फॉर्मलता कुछ आपको समझ नहीं है, फॉर्मलता बिल्कुल बराबर होती किसके, मोलरता के। जैसी फॉर्मलता होगी वैसी उसकी मोलरता होगी, दोनों में क्या अंतर है। फॉर्मलता क्या बताती है बेटा, बस फॉर्मलता बताती है कि आयन में उपस्थित विलेय, ठीक है ना, ये आयन के लिए यूज की जाती है, आयन के लिए, और ये अणुओं के लिए यूज की जाती है, क्लियर, कहा है ना। ये वाली आयन के लिए यूज की जाती है और ये वाली मॉलिक्यूल के लिए यूज की जाती है। मतलब सिंपल कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के आयनों के मोलों की संख्या, ये फॉर्मलता जो होती है बेटा वो आयन के लिए होती है। जैसे यहां पर लिख दू CO3, ठीक है ना, CO3-2, ठीक है ना, तो ये इसके लिए हम लोग फॉर्मलता यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर आयन है, ठीक है ना। तो सिंपल याद रखिएगा, मोलरता आपकी एक मॉलिक्यूल के लिए होती है, अणु के लिए होती है, और फॉर्मलता आपकी आयन के लिए होगी, समझ पाए, ठीक है ना। नॉर्मलता मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं पूरा बेटा, कितने फॉर्मूला अभी तक हुए, मैं आपके सारे फॉर्मूले यहीं पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको एक स्लाइड में लिख सके, ठीक है ना। पहला बेटा फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन हो पाएंगे बेटा। मोलरता का एक फॉर्मूला होता है वेट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वी, ये ml में, ये पहला फॉर्मूला। अगर बेटा m दे रखा हो तो वेट, स्मॉल m मतलब मोलरता, इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वी, बेटा W, ये विलायक का भार। इसके बाद बेटा अगर एक फॉर्मूला हो, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा नॉर्मलता बेटा निकाला जाए तो वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वी। यहां पर मॉलिकुलर वेट की जगह में बेटा क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। और मैंने अभी यहां पर ट्रिक बताई, मैं लिख दे रहा हूं यार, तुल्यांकी भार बेटा, इसको ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या हुआ कि ये आपका जो तुल्यांकी भार बेटा है, इसका एक फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेटा एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर बेटा, ठीक है ना। ये आपका तुल्यांकी भार हो गया। और मैंने यही बताया कि एन फैक्टर निकालने के लिए क्या बताया, हमने कहा एन फैक्टर क्या होगा बेटा, सिंपल होता है एन फैक्टर निकालने के लिए कि अम्ल के केस में हाइड्रोजन आयन को देखेंगे, क्षार के केस में OH आयन की संख्या देखेंगे, और लवण के केस में प्लस या माइनस देखेंगे, ठीक है बेटा। इतना फटाफट आप देख लीजिएगा। अब क्या करते हैं बेटा, हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर, आपको समझ में आती हो करिए। और बेटा जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं प्लीज
उनके क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है ना। तब तक धन्यवाद, टाटा बाय बाय, ओके टेक केयर, थैंक यू।